वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, शो के सेगमेंट में हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पर बात करना चाहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू लर्न एआई दीज डेज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और जिन लोगों को नहीं भी आती, आपको सिर्फ इतना पता हो कि आप इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, तब भी आप बहुत कामयाब हो सकते हैं। सो यू शुड नो, एवरीबडी शुड नो कि इसका हमने फ़ायदा कैसे उठाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें लेटेस्ट एडवांसमेंट्स क्या हैं, आप इससे कैसे कैसे जो है हेल्प ले सकते हैं। अदर देन दिस, जो एक बात कही जाती है कि आने वाले वक्त में एआई जो है वो बहुत सी नौकरियों को खा जाएगा। सो ये बात कहाँ तक वैलिड है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त डेटा साइंटिस्ट, हेल्थ टेक एक्सपर्ट एंड ब्लॉकचेन कंसल्टेंट इरफान मलिक साहब शो में मौजूद हैं। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया। इरफान साहब, सबसे पहले तो ये कि दौरे हाजिर में करंट, अगर हम करंट इस वक्त की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम बहुत सुन रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से। पहले हम सुनते थे सोशल मीडिया, इंटरनेट। अब सोशल मीडिया भी, उसका भी वक्त है, लेकिन साथ साथ हम एआई बहुत सुनने लग गए हैं। सो व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एआई इन द करंट एरा एंड हाउ वी ऑल कैन बेनिफिट फ्रॉम एआई? देखिए, एआई एक बज़वर्ड बन चुका है और हम जागते तब हैं जब तक एक कोई चीज़ बज़वर्ड में कन्वर्ट ना हो जाए। एआई में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी हैं। हर रोज़ इतनी एडवांसमेंट हो रही हैं कि जब हम सोते हैं, अगले दिन उठते हैं तो कुछ ना कुछ नया मार्केट में आ चुका हुआ होता है। अगर हम लोग इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम इसको आज नहीं सीखेंगे, तो हम एक रेस है दुनिया में, हम उससे बाहर हो जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि हमारे पास जो हमारी पूरी इकोनॉमी है, उसका एक बहुत बड़ा जो चंक है वो फ्रीलांसिंग से आ रहा है। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि लोग हमें काम देते हैं, हमारे इंजीनियर्स को, हम लोग काम करते हैं और उसके बदले डॉलर्स पाकिस्तान में आते हैं। आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊँ तो, अब जो काम बाहर की दुनिया चाह रही है, हम वो नहीं कर रहे। और नहीं कर रहे, हमारा यूथ जो है वो उस काम से दूर है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये मार्केट नीचे जाना शुरू हो जाएगी। आज अगर हम एआई को सिखाना शुरू करें, इसकी अवेयरनेस शुरू करें, इस तरह के प्रोग्राम्स शुरू करें, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो 10 साल बाद आएगा, जब हमारे बच्चे एक्चुअली उस काबिल हो जाएंगे। तो अगर आज हमने ये फैसले ना किए, तो हमारा एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ जो इनकम है वो डैमेज होगा, माशरे में फ्रस्ट्रेशन आएगी। ऑब्वियसली जब किसी का घर नहीं चल रहा होता तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो शॉर्टकट्स पे जाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा और शायद आने वाले कई डेकेड्स तक रहेगा। सो लर्निंग एआई इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। कुछ के लिए डेवलपमेंट करने के लिए, कुछ लोग एआई के टूल्स को इस्तेमाल करेंगे, कुछ लोग कंसल्टेंसीज में जाएंगे, कुछ लोग क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे, और कुछ लोग एआई को अपनी फील्ड में लाएंगे। लाइक आई वाज डिस्कसिंग कि कुछ लोग एआई को अपनी फील्ड में लाएंगे, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। एआई हर डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी को हज़ारों Do you think टाइम that ऊपर ले जा ample सकते हैं। opportunities in Pakistan are available for learning AI? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जब मेरे सामने आता है ना, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। वाई वर इवन थिंकिंग कि एआई की अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में है ही नहीं। एआई का मतलब ये है कि बॉर्डर्स ख़त्म हो गए हैं। यू डोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट इट कि एआई सीखने के बाद आपको पाकिस्तान में बैठ के ही काम करना है। आप एआई सीखो, पूरी दुनिया आपको काम देने के लिए रेडी खड़ी है। पूरी दुनिया में आपकी एक्सेस है। आप यहाँ बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में जब आप काम कर सकते हो, तो फिर एआई पाकिस्तान से क्यों बाउंड करते हो? नंबर 1। नंबर 2, आप यहाँ बैठ के दुनिया के किसी भी कोने से सीख सकते हो। आप एमआईटी से सीखो, आप ऑक्सफोर्ड से सीखो, आप कॉर्सेरा से सीखो, आप लिंक्डइन से सीखो, आप एंड्रयू एनजी द ग्रेट इन द गेम, आप उससे सीखो। जब आप पाकिस्तान में बैठ के बाहर से सीख भी सकते हो और पाकिस्तान में बैठ के बाहर बिजनेस भी कर सकते हो, तो फिर ये हमारे माइंड में पाकिस्तान कहाँ से आता है? पाकिस्तान का क्या कसूर है? एक लैपटॉप और इंटरनेट आपको चाहिए, और थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी चाहिए, वो अपने कमरे में बैठ के करके कुछ भी करने। लेकिन बहुत से लोग जो हैं उनको समझ नहीं आती कि फ्रॉम वेयर टू टेक द फर्स्ट स्टेप, फ्रॉम वेयर टू बिगिन विद। सो इस तरह के लोगों के लिए जिनको अभी एआई के बारे में कुछ नहीं पता, हाउ वुड यू गाइड देम कि पहला स्टेप क्या लें और कहाँ से कौन सा कोर्स करें? अगर बताने बैठे हैं तो फिर हम लोगों को रास्ता भी तो दिखाएं ना। ट्रू ट्रू, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, मैं सबसे पहले ना ये तो जहन से निकाल देना कि किसी को कोर्स रेकमेंड करने जा रहे हैं, आप ये कर लो, आप ये कर लो। लर्निंग की कुछ फेजेस होती हैं। अगर आप उन फेजेस में से एक पीस निकाल दोगे ना, जस्ट लाइक आप पजल में से एक पीस निकाल दो, तो पजल आपको समझ में नहीं आएगी। लर्निंग की फेजेस हैं।
सबसे पहले आपने अपने अंदर एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करनी है टू डील विद एक्सटर्नल क्लाइंट्स, और फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअली आप करना क्या चाहते हो। जब आप राइट स्किल आइडेंटिफाई कर लेते हो तो फिर आप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग शुरू करते हैं। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कैसे करते हैं? हमारे जो नौजवान नस्ल है वो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने सोशल मीडियाज़ को रिकॉन्फिगर करो, क्योंकि सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लर्निंग लिंक्डइन, ट्विटर और ये लोग ही हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में जो भी बनता है सबसे पहले यहाँ पोस्ट आएगी, उसके बारे में पढ़ें। जब इन्फॉर्मेशन डेवलप होगी और स्किल सेट आइडेंटिफाई हो जाएगा तो आपका ब्रेन आपको कहेगा अच्छा मैं एआई सीखना चाहता हूँ, मैं एमएल सीखना चाहता हूँ, मैं डेटा साइंस में जाना चाहता हूँ, मैं डीप लर्निंग में कुछ खास काम करना चाहता हूँ, मैं टूल्स यूज़ करना चाहता हूँ या मैं टूल बनाना चाहता हूँ। उसके बाद आप जाते हो कोर्सेज़ की तरफ, और जब आप कोर्सेज़ की तरफ जाते हो तो कोर्सेरा भरा पड़ा है, यूडेमी भरा पड़ा है, लिंक्डइन लर्निंग पे कोर्स हैं, ऑक्सफोर्ड फ्री कोर्स दे रहा है, गूगल फ्री कोर्स दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट फ्री कोर्स दे रहा है, एमआईटी फ्री कोर्स दे रहा है। आप अच्छा, फिर ये कुछ पिक देखें करो। कि अगर एक मैंने मोस्टली जो एआई के लोग देखे हैं जिन्होंने एआई को लर्न किया या कुछ ना कुछ उससे कर रहे हैं, ये जिनकी अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से ज़्यादा बेहतर है, उनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंसेज में होता है या आईटी में होता है, लेकिन मोस्टली कंप्यूटर साइंसेज के स्टूडेंट्स होते हैं। अब एक जिसने बायोलॉजी पढ़ी है, जिसने मेडिकल पढ़ा, जिसने सिंपल एमबीए किया, क्या वो बंदा भी एआई सीख सकता है? हर एक की तो कैपेबिलिटी नहीं हो सकती जिस तरह कंप्यूटर साइंटिस्ट की हो सकती है, जिस तरह से वो चीज़ों को कर सकता है। और मैंने ऐसे बहुत से कंप्यूटर साइंटिस्ट देखे हैं जो बहुत अच्छा अब कमा रहे हैं, लेकिन जब वो पढ़ाई करते थे तो उनके रिजल्ट्स कोई नहीं अच्छे होते थे, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली काम करने लगे हैं तो वो बहुत पढ़े लिखों से भी बहुत आगे चले गए हैं। तो ये क्या है? देखिए, पहले तो अपने ज़हन से हम लोगों ने ये निकालना है कि एआई के अंदर आने का मतलब सिर्फ डेटा साइंटिस्ट बनना नहीं है, एआई इंजीनियर बनना भी नहीं है, एमएल इंजीनियर बनना नहीं है। आपकी अगर कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं है तो आप एआई में कैसे आ सकती हो? देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एआई में हर बंदे ने नहीं आना, लेकिन हर बंदे ने एआई को अपनी फील्ड में लेके आना। अब उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज चाहिए। बेसिक नॉलेज के मॉडल्स क्या होते हैं, ट्रेनिंग कैसे होता है, मशीन्स कैसे काम करती है, मशीन ट्रेन कैसे होती है, किस तरह से डेटा जाता है, किस तरह से फैसले होते हैं। अगर कभी मुझे 5 मिनट भी मिले ना तो मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। 5 मिनट चाहिए आपको सिर्फ एआई के कॉन्सेप्ट समझने में। जब आप समझ लोगी तो आप डिसाइड करोगे कि न्यूट्रिशन में एआई कहाँ लगेगा। तो आपने एआई की नॉलेज ली, आपने क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की, और फिर आइडियाज़ जनरेट हुए, आपके माइंड ने आइडियाज़ दिए, फिर आपने उस आइडियाज़ की इम्प्लीकेशन को प्लान किया, और फिर किसी एआई इंजीनियर ने, एमएल इंजीनियर ने आके उनको काम कर दी। सिंपल ऐसे है ना। अब एमएल एआई इंजीनियर खड़े होते हैं, उनको सब पता होता है, लेकिन उनको काम बताने वाला कोई नहीं होता है। ऐसा ही है जैसे आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, आपके पास मिस्त्री भी हैं, मजदूर भी है, आपके पास पूरा जो मटेरियल चाहिए वो भी है, लेकिन इंजीनियर और मैप नहीं है, तो बिल्डिंग बनेगी? बिल्डिंग नहीं बनेगी, चाहे वो पूरा स्किल सेट आपके पास है। लेकिन अगर आपके पास मैप है, एक विजन है, तब वो सारी मशीनरी प्रोडक्टिवली उस बिल्डिंग को खड़ा करेगी। वो मैप और जो विजन जो है वो आप लोग होते हो, दूसरी फील्ड के लोग। सही। आई एम नथिंग एज ए डेटा साइंटिस्ट। अगर मेरे साथ कोई हेल्थ टेक एक्सपर्ट काम नहीं करेगा, कोई न्यूट्रिशनिस्ट काम नहीं करेगा, कोई बैंकर काम नहीं करेगा, तो बैंकर काम कैसे करेगा? बाय डेवलपिंग द बेसिक नॉलेज ऑफ एआई, एमएल एंड डीप लर्निंग एंड डेटा साइंस। और ऑन द अदर हैंड, अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो यूल गो थ्रू द सीएस प्रोग्राम्स एंड एवरीथिंग, फिर आप उस रास्ते से हो। बट दिस फील्ड इज़ फॉर एवरीवन एक्चुअली। अच्छा, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि सबके लिए है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इसको बड़ा डेप्थ में जाके लर्न करो। आप अपनी फील्ड में एआई से कैसे फ़ायदा उठा सकते हो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये हम सब का काम हो सकता है जिनको इसका बिल्कुल भी नहीं मालूम। लेकिन अगर हम करंट अभी सिनेरियो की बात करें, आजकल के वक्त की बात करें, यूजिंग द एआई टूल्स, जैसे चैट जीपीटी की हम बात करते हैं, इट्स टिप ऑफ द आइसबर्ग। सो इससे हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, इससे हम क्या क्या काम ले सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को आसान कर सकते हैं? लाइक बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, एम आई एबल टू कैलकुलेट ऑल द बीएमआई और जितनी भी कैलकुलेशंस हैं न्यूट्रिशन को लेकर किसी भी पेशेंट की, वो मैं एआई से कर सकूँ, चैट जीपीटी से कर सकूँ? देखें, चैट जीपीटी इस वक्त बहुत बड़ा उस्ताद बन चुका है, सबका उस्ताद बन चुका है। वो आपको चाय बनाने से लेके गाड़ी ठीक करने तक सब कुछ सिखा सकता है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉम्प्ट राइटिंग स्किल है, अगर आपको एक प्रॉम्प्ट की एनाटमी पता है कि सवाल करते वक्त मैंने सवाल किस तरह से करना है। एक वक्त था जब जवाब देने वाला समझदार आदमी कहलाता था। आज जिसको अच्छा सवाल पूछना आता है वो ज़्यादा समझदार है।
और सवाल पूछना किसे कहते हैं? प्रॉम्प्ट राइटिंग। अगर आप इफ़ेक्टिव प्रॉम्प्ट राइटिंग जानते हो, उसकी एनाटमी आपको पता है, आप जीपीटी से क्वालिटी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और किसी भी फील्ड में हो, आप अपनी फील्ड के अंदर अपनी नॉलेज इन्हांस कर सकते हो। आई मीन आप चाहे न्यूट्रिशनिस्ट हो, चाहे आप होस्ट कर रहे हो या कोई डॉक्टर हो, उसको अपनी फील्ड में सीखना है ना, तो अब उसको सीखने के लिए किसी बहुत बड़े प्रोफेसर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको एक अच्छी प्रॉम्प्ट राइटिंग सीखनी है और जीपीटी से रब्ता करना है और पढ़ना है। जब वो आपको इम्प्रूव कर रही है, ग्रो कर रहा है एक टूल, तो इससे बेहतर उसका यूज़ क्या हो सकता है? प्रॉब्लम ये है कि हम उसका यूज़ भी नहीं करना चाहते क्योंकि अच्छा, हमें जब सवाल आप पूछना कहते नहीं हैं आता। प्रॉम्प्ट हाँ, राइटिंग, प्रॉम्प्ट राइटिंग। ये हम कैसे लर्न करें कि हम चैट जीपीटी को सही इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो? ये कैसे लर्न कर सकते हैं? बिकॉज कैसे? इट्स ऑल्सो स्किल। बिल्कुल, इट्स अ स्किल और लोग फ्रीलांसिंग पे जाके इससे हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं क्योंकि वो प्रॉम्प्ट लिखते हैं और वो प्रॉम्प्ट बिकते हैं आगे, ठीक है? तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ी फील्ड बनने जा रही है। आप सीख कैसे सकते हो? यू विल हैव टू वॉच 3-4 वीडियोस, किसी की भी देख लो। मैंने 5 वीडियो इस पे डाली हुई, किसी की भी देख लो कि प्रॉम्प्ट के अंदर क्या लिखा जाता है, पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, आउटपुट कैसे डिफाइन करते हैं, कौन से वो 5 से 6 कंपोनेंट्स हैं। सवाल पूछते वक्त उनका ख्याल रखो। मैं आपको एग्जांपल दूं कि जीपीटी से आप ऐसे सवाल करो जैसे किसी नॉलेजेबल बुजुर्ग से सवाल किया जाता है जिसको थोड़ा दिखता कम है और थोड़ा सुनता कम है। जब आप किसी बुजुर्ग के पास जाते हो, आप अपने अल्फाज को तोड़ तोड़ के बड़े अदब के साथ और पूरा सवाल करोगे कि आप वहाँ आए क्यों हो, ठीक है, आपको चाहिए क्या है, आप किस तरह से चाहिए, जब वो आपको मिलेगा तो आप उसका क्या करोगे, कैसे आप पूछते हो। फिर इन्फॉर्मेशन के बाद फिर अगला सवाल डालते हो। तो अगर ये माइंड में रखोगे ना तो वैसे आपके प्रॉम्प्ट इनिशियली ठीक हो जाएंगे। मैं आपको एक लेमैन एग्जांपल दिया, लेकिन आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लें, प्रॉम्प्ट एनाटमी सर्च कर लें या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सर्च कर लें, 5 से 10 या 20 मिनट लगेंगे आपको प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर समझते हो। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन अगर आप ये प्रॉम्प्ट राइटिंग कह रहे हैं, सो जितने भी लोग अभी हमें इस वक्त देख रहे हैं, यूट्यूब पर जाके या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर जाके क्या लिखें कि हमें रेलेवेंट रिजल्ट्स एंड वीडियोस मिलेंगी, एंड देन वी वुड हैव टू वॉच द वीडियोस एंड एनहांस द नॉलेज, और जो भी उसके चीज़ें हैं वो हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग मिल देखें, जाएगी। आप जाके सिंपल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लिख लें, प्रॉम्प्ट राइटिंग लिख लें, आप उसके अंदर जाके प्रॉम्प्ट एनाटमी लिख लें, आप उसके अंदर जाके इरफान मलिक लिख लें, आपको भरा पड़ा है कंटेंट, सिर्फ थोड़ा फोकस चाहिए। और मैं कह रहा हूँ जो भी पढ़ा रहा है ना, सही पढ़ा रहा है, अच्छा ठीक क्योंकि है। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। हम्म। और आपको 20 मिनट लगेंगे, फिर आप उस प्रॉम्प्ट को अप्लाई करके देख लें, आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि मैं इससे क्या पूछ रहा था, अब मैं किस तरह से So we इम्प्रूव just कर have दूँ। to write down prompt engineering or prompt writing. That's That's it. And we would have to write it on the YouTube, और हमें relevant results मिलेंगे। मिलेंगे। 20 मिनट का वीडियो देखें, so that you'll get to know कि जब भी हमने चैट जीपीटी पे काम करना है, so in what way or in what manner we have to give it the instructions, the right instructions. True. बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ बहुत ये बात कही जाती है कि चैट जीपीटी आने वाले वक्त में बहुत लोगों के लिए ख़तरा होगा, बहुत सी नौकरियों के लिए ख़तरा होगा, नौकरियां चली जाएंगी, तो फिर हम कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे, या ये किस तरह से ख़तरा है? देखें, इवन अगर इसको डेवलप करने वाले भी ये कहते हैं कि ये ख़तरा है। चलें, अब उस खतरे में और हमारे खतरे में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। एक तो हम ये नहीं सोचते ना कि डेवलप करने वाले क्यों कह रहे हैं ख़तरा है और आप क्यों कह रही हो ख़तरा है। हमारा ख़तरा सिर्फ हमारी नौकरी तक है कि यार ये मेरी नौकरी खा जाएगा, इससे ऊपर हमने कभी नहीं सोचा। और हमने ये भी नहीं सोचा कि क्यों खा जाएगा, खा भी सकता है या नहीं खा सकता। अगर सिर्फ आप डरते रहोगे और अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे, अपग्रेड नहीं करोगे, इसका इस्तेमाल नहीं सीखोगे, तो यस, वो शख्स जो इसको सीख चुका है वो आके आपको रिप्लेस करेगा। एआई नहीं करेगा, एक शख्स करेगा जिसको एआई आती है या वो एआई अप्लाई कर चुका है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, ये ख़तरा क्यों है, वर्ल्ड वाइड ख़तरा क्यों है। आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट कि जितनी भी एआई की दुनिया में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अनफॉर्चुनेटली सबका मकसद तकरीबन पैसा कमाना। अगर आप एआई को पैसा कमाने के लिए बनाते जाओगे तो इसका मतलब एक रेस है। प्रीमेच्योर टूल्स मार्केट में आ रहे हैं जो 100% काम नहीं कर रहे, लेकिन पावर उनकी बहुत ज़्यादा है। तो एक रेस है, टूल्स फेंकी जा रहे हैं, उससे मिसयूज़ बहुत हो रहा है, हो सकता है और आने वाले वक्त में ये आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकता है। अगर एआई को आप ह्यूमैनिटी के लिए बनाओगे तो प्रॉपर टेस्ट करके ह्यूमंस के लिए बनाओगे, उनकी What do you ज़िंदगी को mean बेहतर by करने for के लिए। the humanity? देखें, देयर आर मैनी टूल्स जो आप कहते हैं कि इंसान की बेहतरी हो, इंसान के साथ आसानी की जा सके। अब मैं कोई भी टूल बनाता हूँ, जैसे जीपीटी है, अगर आप इसको ह्यूमन की लाइफ को बेहतर करने के लिए बना रहे हो तो आप इसके अंदर गार्ड रेल्स वैसी अप्लाई करते हो, उसको टेस्ट वैसा करते हो और बहुत काम होता है। आपने तो जीपीटी का सिर्फ एक साइड देखी है,
द नेगेटिव साइड जीपीटी की है वो इससे भी बहुत बड़ी है, तो अब जाके गार्ड रेल्स अप्लाई किए हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो अब भी गार्ड रेल्स को बीट कर देते हैं, उनको पेनिट्रेट करके जीपीटी से मुख्तलिफ काम, जीपीटी से हैकिंग हो रही है, जीपीटी से आपके पासवर्ड्स क्रैक किए जा सकते हैं, जीपीटी से ऐसे क्राइम किए जा सकते हैं जिसका इंसान ने सोचा नहीं। अगर जीपीटी आपको गाड़ी ठीक कराना सिखा सकता है तो व्हाट डू यू थिंक जीपीटी को ये किसने रोका है कि जीपीटी आपको बैंक लूटना नहीं सिखा सकता? इन्फॉर्मेशन तो उसके पास भी है ना, क्योंकि डेटा सिर्फ एक्सट्रैक्शन का है। तो गार्ड रेल तो अभी आ जाके अप्लाई हुई है, पर ये गार्ड रेल सिर्फ फेंस पे हैं, सरफेस पे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसका नेगेटिव यूज़ भी लेकिन कर रहे आप जस्ट अच्छा, जब आप नेगेटिव यूज़ की बात करें, सो व्हाट डू यू मीन बाय द नेगेटिव यूज़? नेगेटिव यूज़ मैंने अभी आपको बताया कि GPT-4 कैन टीच यू हाउ टू रॉब अ बैंक। अगर प्रॉपर प्रॉम्प्ट इंजीनियर बैठा हुआ है और उसको गार्ड रेल्स को बीट करना आता है, इसके बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, बहुत सारे चीट कोड्स हैं जो आपको इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि आप एक इदारे की सरबराह हो अगर, और आपको पास सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, कोई एक एक्सपर्ट बंदा बैठा है आपके सामने जो आपके ब्रेन को मैनिपुलेट कर सकता है, तो आप वो इदारे की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपसे निकाल लेता है, तो इस इदारे को कितना नुकसान होगा। तो जीपीटी के पास बेसिकली इसी तरह की बहुत सी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। जब जीपीटी को डेटा फीड किया गया, वो इतना बड़ा डेटा था, उसको सेग्रीगेट नहीं किया जा सकता कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंसिटिव है या ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक है, नहीं, उसको दे दिया गया डेटा। बाद में जब उसका मिसयूज़ शुरू हुआ तो उसके ऊपर फिर एक लेयर चढ़ाई गई कि इस तरह का जवाब मत देना, इस तरह का जवाब आप मत देना, आप इस तरह का जवाब मत देना, लेकिन जवाब निकलवाने वाले जवाब निकाल लेते हैं। तो और आगे आने वाले वक्त में पर्टिकुलरली यही हो रहा है कि डेटा दिया जा रहा है। इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए बहुत से स्कैम्स हो रहे हैं, लोगों के साथ बहुत से फ्रॉड्स हो रहे हैं। सो हाउ वी कैन अवॉइड दीज फ्रॉड्स? देखो, अभी 2 मूवीज़ मैं आपको देखूंगा, रिकमेंड करूंगा जिन्होंने भी देखनी है। एक आप देखो ईगल आय, 2008 में बनी थी। जब मैंने वो 2008 में देखी थी मुझे लगा एक फैंटेसी वर्ल्ड है। अब देखो वो एक्चुअली हो चुका है। और एक मूवी आई टेक अवे, उसमें क्या होता है, एक आदमी को ना मर्डर के उसमें ट्रैप किया जाता है, उसको मर्डर करते हुए दिखाया जाता है, न्यूज़ पे चल जाता है सब कुछ। अब उसको कैसे प्रूव करना है उसने कि ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि डीप फेक इतना ज़्यादा एक्यूरेट हो गया, मैंने उस पर वीडियो भी रिकॉर्ड की है, कि अब आपको एक मर्डर करते हुए खुदा ना खास्ता दिखाया जा सकता है। अब आपका सवाल है कि इन चीज़ों से बचना कैसे है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नंबर 1, आप अपना डेटा सोशल मीडिया को देना बंद करें, अपनी हाई रेज वीडियोस देना बंद करें, हाई रेज ऑडियोज़ देना बंद करें, अपनी लाइफ शेयर करना बंद करें। मैंने आज क्या खाया, मैं आज कहाँ गई, मैंने आज ये पकाया, मैंने आज ये पहना, मैंने फ़लाँ जगह से शॉपिंग की। अपने बच्चों की इन्फॉर्मेशन डालना बंद करें, क्योंकि डीप फेक एक्चुअली आपके सालों का डेटा जो आप डाल के भूल चुके होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके एक पैटर्न बनाता है, वो आपको अगले 30 साल आपके दिखा सकता है। यानी कि आप तो जो कह रहे हैं, जो आजकल इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, ब्लॉगर्स कर रहे हैं, यूट्यूबर्स कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज ऑन द सोशल मीडिया, उनकी पर्सनल लाइफ, सो दिस इज गोइंग टू बी डेंजरस इन द फ्यूचर। अगर कोई इसका मिसयूज करना चाहे, सो ही और शी कैन इजीली मिसयूज इट। हो रहा है। सो द ओनली वे टू अवॉइड द फ्रॉड इज टू स्टॉप पोस्टिंग योर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, एंड ये बहुत ज़्यादा मुश्किल। हम तो रेस्टोरेंट पे जाके ये भी बताते हैं कि मैंने खाने में नमक ज़्यादा था या कम था, मैं ये पसंद है ये नहीं पसंद, मुझे कौन सा शहर पसंद है, कौन से शॉपिंग अच्छा, टू कट इट शॉर्ट, बिकॉज अभी हमें सेगमेंट को वाइंड अप भी करना है, मैं क्विकली एक दफ़ा दोबारा से चाहूँगी कि आप रिपीट करें कि whosoever wants to learn about AI, अगर वो उसकी डेवलपमेंट में नहीं आना चाहता, बट उसको ये आइडिया हो जाए कि वो AI के टूल्स को राइट वे में इस्तेमाल करना शुरू कर दे। लाइक अगर मेरी कोई एक स्पेसिफिक फील्ड है, मैं एंकरिंग कर रही हूँ, मैं जर्नलिज्म में हूँ या मैं न्यूट्रिशन में हूँ, सो मैं अपनी इन फील्ड्स में AI को इस्तेमाल करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी सलाहियत को बढ़ा सकूँ। सो इसके लिए मैंने AI के बारे में इंफॉर्मेशन या चीज़ें कैसे लर्न करनी है, ये दोबारा रिपीट करना। नंबर 1, आपने अपने सोशल मीडिया को रिकॉन्फ़िगर करना, स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन अ सोशल मीडिया, और आप उन पेजेस को ज्वाइन करो जो एक्चुअली AI के इंटरनेशनल एडवांसमेंट्स को पोस्ट कर रहे हैं। हर टूल जो मार्केट में आता है एक्सप्लोर करें, उस टूल्स को समझें, सीखें, बेसिक AI की प्रिंसिपल्स को समझें कि मशीन कैसे सीखती है, ट्रेनिंग डेटा क्या होता है, टेस्टिंग डेटा क्या होता है, और मशीन कैसे ऑपरेट करती है। सिंपल बेसिक स्टोरी डेवलप करें, फिर उस स्टोरी को, उस इंफॉर्मेशन को अपनी फील्ड में अप्लाई करने के लिए आपने आइडियाज़ जनरेट करने हैं। उन आइडियाज़ को आप किसी भी ML इंजीनियर को दे दें, वो आपको इम्प्लीमेंट करके दे देगा, और आइडियाज़ कैन गो इन मिलियंस, क्योंकि चैट GPT का एक आइडिया है, फेसबुक क्या है किसी को आइडिया होगा, गूगल क्या है किसी का आइडिया है।
तो आप अपनी फील्ड में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकते हो। ऑन द अदर एंड जिसने डेवलपमेंट करनी है वो CS के प्रॉपर रूट से जाए, वो थोड़ी बेसिक प्रोग्रामिंग सीखे, पाइथन सीखे, फिर आके समझे ML एल्गोरिदम्स को। सबसे पहले स्टेप में जो मॉडल्स बन चुके हैं उसको इस्तेमाल करें, उसके बाद मॉडल कस्टमाइजेशन सीखे, उसके बाद मॉडल डेवलपमेंट सीखे। उसके 3 स्टेजेस हैं और आप लोग सिर्फ टूल्स, टेक्निक एंड बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच इरफान मलिक साहब, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। और व्यूअर्स, इसी के साथ ही अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आप सबका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा ये बताने के लिए एस्ट्रोलॉजर अली जैदी इस वक्त स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच अली, कैसे हैं आप? जी, शुक्र है। काफ़ी बेहतर है। काफ़ी बेहतर है। चलें, बड़े अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जानना ये चाहेंगे कि एरीज का ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है? जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें दोबारा याद किया। ये बुर्ज हमल वालों के लिए बहुत सारी तब्दीली हैं और यूँ कह लें कि अब इनके हालात पहले से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होंगे। बेहतरी के हवाले से इनके हर चीज़ में बेहतरी आ रही है। ख़ुसूसन इनके जो माली मामलात हैं, वो इस हफ़्ते से बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो गए हैं और क्योंकि ये पहले कई यूँ कह लें कि 2 माह से ये बहुत ज़्यादा माली हवाले से बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे थे। तो अब जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं और जो पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा बेहतरीन माली तौर पर वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। और उसके साथ जो लोग ट्रैवल एजेंसीज़ का काम करते हैं या अपनी सर्विसेज़ देते हैं सफ़र के हवाले से, उनके लिए बहुत ज़्यादा मौक़े हैं। और जो लोग अपने इलाके से दूर किसी जगह काम कर रहे हैं या अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में जाकर काम कर रहे हैं, तालीम के हवाले से या किसी भी हवाले से कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मौक़े हैं और इस बिल्कुल हफ़्ते ठीक। इनको अच्छा, अगर ये बैरून क्विकली मैं मुल्क आपसे जाना चाह जानना रहे हैं, चाहूँगी, तो क्विकली बताना है क्योंकि हमारे पास वक्त की किल्लत होती है। एरीज का आपने बता दिया, टॉरस पर आ जाएं, जल्दी से बताइएगा। मुझे समझ आ गई है कि आपके पास वक़्त की बड़ी कमी है, तो अब हम टॉरस की बात करेंगे। टॉरस वाले जो मेडिकल के शोबों से वाबस्ता हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और ख़ुसूसी तौर पर जो टॉरस ख़वातीन हैं, जो सोशल मीडिया पर काम कर रही हैं, समाजी कारकुन हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मौक़े हैं और अगर वो अपने आप को मनवाना चाहती हैं, तो उस हवाले से बहुत ज़्यादा यूँ कह लें कि अब उनका सितारा इस पोज़ीशन में है कि वो अपने आप को मनवा सकें। उतार-चढ़ाव की कैफ़ियत भी है लेकिन और जो रिश्तों के हवाले से वो ख़वातीन के मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आते हैं। यानी बिल्कुल ठीक हो गया। टॉरस के हवाले से अली जैदी बता रहे थे और हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया है। लेकिन जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, टॉरस वाले, जो टॉरस के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। एरीज़ के मामला जो हैं वो अभी बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह, इस वीक में बेहतर आएंगे। लेकिन इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, एस्ट्रोलॉजर अली जैदी एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। अली, अब बताइएगा कि जेमिनी का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? जेमिनी वालों के लिए मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और ख़ुसूसी तौर पर वो ख़वातीन जो जेमिनीज़ हैं, कानूनी इदारों में काम करती हैं या मेडिकल के शोबों से वाबस्ता हैं या कानूनी इदारों से वाबस्ता हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मौक़े हैं और तरक्की के इम्कानात हैं। और जो ख़वातीन हैं जिनको रिश्तों की तलाश है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर हालात होने वाले हैं और उनको हर मामले में यूँ कह लें कि लकी ये हफ्ता उनके लिए बहुत ज़्यादा गुजरेगा। अब हम बात करेंगे कैंसर की। कैंसर वालों के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात हैं, थोड़ी बहुत डिप्रेशन का शिकार रहेंगे और सेहत के मामलात भी कैंसर वालों के मुतासिर रहेंगे। लेकिन जो लोग प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं, स्टॉक मार्केट का हिस्सा हैं, उनके लिए मामलात बेहतर रहेंगे। और ख़वातीन जो आर्ट के शोबों से वाबस्ता हैं, किसी भी चीज़ को खूबसूरत बनाने के हवाले से कोई काम कर रहे हैं, उनके लिए मौक़े हैं, जो उम्मीदें हैं वो पूरी होती हैं। लियो की बुर्ज लियो वालों के खुदा न खास्ता के मुनाफ़ा हो सकता है। लेकिन अगर माली हवाले से हम बात करें तो जो बोलने के हवाले से जो लोग शोबे अख्तियार किए हुए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेक्चरार हैं या वो बोलने के हवाले से कोई भी शोबा अख्तियार किए हुए हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। और अगर हम ख़वातीन के हवाले से बात करें कि जिन ख़वातीन के अज़वाजी ताल्लुकात डिस्टर्ब रहते हैं, तो वो अगर सुलह का पैगाम भेजना चाहती हैं तो बिल्कुल ठीक। विरगो के हवाले से भी बता दें। हाँ जी, विरगो को जी सैर तफरीह का बहुत ज़्यादा इस हफ्ते मौका मिलेगा। अखराजात में इजाफा है इनके
और लेकिन जो लोग ट्रैवल एजेंसी से वाबस्ता हैं या सफ़र के हवाले से अपनी सर्विसेज देते हैं वो बहुत ज़्यादा लोग कामयाब रहेंगे। अब हम बात करेंगे बुर्ज लिब्रा की। बुर्ज लिब्रा के जो लोग बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, वो लोग उन लोगों के बिजनेस बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेंगे। और अगर ख़वातीन के हवाले से हम बात करें तो जो ख़वातीन जॉब कर रही हैं उनके लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात हैं, परेशानी है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है। अब हम बात करेंगे बुर्ज स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो में जो ख़वातीन हैं आर्ट के शोबे से वाबस्ता हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मौके हैं। किसी चीज़ को खूबसूरत बनाने के हवाले से कोई भी काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, तो उनके लिए मौके हैं। और जो मर्द हज़रात रिश्ता की तलाश में हैं तो उनको इस हफ्ते कोई मौका मिल सकता है, कुछ ऐसा मौका उनकी ज़िंदगी में आ सकता है। ताहम जो सियासतदान है, सामाजिक कारकुन हैं, उनके लिए अभी सूरत हाल तो वाज़िया नहीं है। अब बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच अली जैदी हमारे साथ शो का हिस्सा थे। कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर हम अली को ठीक से सुन नहीं पा रहे, लेकिन इंशाल्लाह फिर इनसे कांटेक्ट करेंगे किसी और वक्त और दोबारा से जानेंगे कि ज़ोडिएक साइंस और कैसा गुजरेगा ये हफ्ता। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। आपसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, खेल और खिलाड़ी की बात करेंगे। एशिया कप सुपर 4 मरहले के दौरान पाकिस्तान और इंडिया का मैच बारिश से मुतासर होने के बाद आज दोबारा खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ की अगर हम मैच की बात करें तो भारत की 2 विकेटें गिरी थी, 147 रन स्कोर किए थे और आज यहीं से ही मैच का दोबारा आगाज़ होगा। पाकिस्तान की कोई परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी और बहुत से लोग शुक्रगुजारी भी कर रहे थे कि अच्छा हुआ बारिश हो गई और बचत हो गई। लेकिन लेट्स सी आज कितने चांसेस हैं, कल कहां पर कोताहियां बरती जा रही थी हमारी टीम की जानिब से, पाकिस्तानी टीम की जानिब से, सब पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स एनालिस्ट इमरान मानी इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये कि आज पाकिस्तान की जीत के क्या कोई चांसेस नज़र आ रहे हैं या आज भी उतनी ही मार पड़ने के चांसेस हैं जिस तरह से कल? आपने बड़ी जल्दी जो है सारा वर्क कर दिया सब कुछ। देखिए, अभी वेरी अर्ली ये कहना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, अभी तो मतलब 50% भी मैच नहीं हुआ, ठीक है ना। बट अभी स्टिल वो जो हाँ, आगाज नहीं, उनके आगाज ओपनर्स हुआ। ने किया देखिए, भारत उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको, ठीक है, कि थोड़ा सा हमारी तरफ से भी प्रॉब्लम था कि जो बॉलिंग ख़ासतौर पे शाहीन का अगर शुरू के ओवर्स देखें तो शाहीन ज़्यादा बॉल अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। और ऐसा लग रहा था कि जैसे इंडियन जो बैट्समैन है उस चीज़ को पूरा रीड करके आए, अपना होमवर्क करके आए, क्योंकि जो भी बॉल अंदर आया उसको उन्होंने चार्ज किया है। जहाँ उन्होंने बॉल थोड़ा सा बाहर निकाला है वहाँ पर वो स्ट्रगल करते नजर आए, क्योंकि शाहीन का असल वेपन जो है, जो बॉल ऑफ स्टंप से थोड़ा सा पड़ के अंदर आता है, वो उनका असल वेपन है, लेकिन वो नहीं चलता हुआ नजर आ रहा था। दूसरी एक और चीज़ है, इंडियन टीम की कैलकुलेशन ऐसा लग रहा है कि इस हिसाब से भी थी, क्योंकि उनको इस बात का अंदेशा था कि बारिश होगी, और बारिश की सूरत में क्या होता है, डीएल मेथड लगता है, तो उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन एकदम बदल जाती है। तो उन्होंने थोड़ा जाते ही चार्ज किया है कि अगर डीएल मेथड लगता है या मैच बीच में इंटरप्ट होता है तो वो सेफ एंड सिक्योर हो जाए उस वक्त तक, और किसी हद तक अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब रहे। लेकिन यहाँ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ठीक है, शुरू में उन्होंने ज़्यादा टीमें जाती हैं समटाइम, रोज़ एवरी डे इज़ नॉट संडे, कि कभी कोई डोमिनेट करता है कभी कोई डोमिनेट करता है। तो कल ठीक है उन्होंने जाकर डोमिनेट किया, वरना इससे प्रीवियस जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास तो पाकिस्तानी बॉलर्स ऊपर से जाके अटैक करते हैं। लेकिन एक चीज़ हमने देखी कि जो जब मैच रोका गया उससे पिछले कुछ ओवर से पाकिस्तानी बॉलर ने बड़ा अच्छा कमबैक किया, ठीक है। इवन शाहीन शाह अफरीदी दोबारा वापस आए। लेकिन कल आपको क्या प्रेशर में लगे पाकिस्तान की जो टीम थी, बॉलर्स थे या जो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला था, क्या था? यानी कि आगाज़ उन्होंने बहुत अच्छा किया। ऑब्वियसली जब किसी का भी आगाज़ अच्छा और 2 विकेटें गिरे, 147 रन स्कोर हो, सो ऑटोमेटिकली जो आपका ओपोनेंट होगा, जिस तरह कल पाकिस्तानी टीम थी, वो थोड़ा सा प्रेशर में तो आएंगे। सो ये इसकी क्या वजह थी कि हम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके? और जुबान ज़द-ए-आम ये बात थी कि अच्छा हुआ बारिश हो गई। ये खैर देखें, जहाँ तक ज़बान ज़द-ए-आम की बात है उसमें मैं क्या बात करूँ, लोगों की अपनी अपनी आरा है। और दूसरा, हम जो पाकिस्तानी हैं स्पेशली या एशियंस जो हैं, हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल बहुत जल्दी हो जाते हैं और जज्बाती होते हैं। अच्छा, हमारे पास वक्त की किल्लत है, ये बता दें कि पाकिस्तान को आज अपना खेल किस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे कमबैक करना चाहिए, किस अंदाज में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जीत के चांसेस बढ़ सकते हैं? देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि जितना जल्द से जल्द आप उनको रिस्ट्रिक्ट करें, जितना जल्दी रिस्ट्रिक्ट करेंगे, जितने कम स्कोर्स पे उनको आप रोकेंगे, उतना आपका फ़ायदा है। क्योंकि अब बॉलर की जॉब आधी तकरीबन हो चुकी है, अगर मैच पूरा होता है तो आधी जॉब बॉलर्स की हो चुकी है, 50% अभी जॉब रहती है। तो जितना जल्दी, क्योंकि आपने उनके ऊपर के दोनों जो एग्रेसिवली खेले थे उनको आउट कर दिया, लेकिन भारत विराट कोहली अभी क्रीज पर हैं, इनको जितना जल्दी आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे उतना अच्छा। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको अगर बड़ा टारगेट भी मिलता है सपोज, तो ये जो विकेट, जिस तरह की विकेट है, इस पर शुरू में जाके आपको
थोड़ा सा रुक के खेलना पड़ेगा। आप ये छोड़ दें कि कोई तनकीद करता है कि स्ट्राइक रेट का इशू है, जो भी है वट आपको अगर शुरू के ओवर्स में आप थोड़ा सा विकेट बचाने में कामयाब हो गए, शुरू के ओवर आप सिर्फ जिसको कहते हैं कि रोटेट करते रहें, स्कोर बोर्ड चलाते रहें, तो उसके बाद आपके लिए चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर आज पाकिस्तान मैच जीत जाता है, अल्लाह करे इंशाल्लाह मैच जीत जाए, तो क्या फाइनल में जगह बना पाएगा? और इस वक्त पाकिस्तान का रन रेट क्या है बाकी देखिए, टीम्स के रन रेट इस वक्त आपका कंपैरिजन में? काफ़ी बेहतर है, क्योंकि आपने जो नेपाल से मैच जीता था बड़ा कन्विंसिंगली जीता था, आपका रन रेट अच्छा है। लेकिन बात क्या है, तकरीबन पाकिस्तान की जगह पक्की हो जाएगी, यानी वर्चुअली अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जगह पक्की हो जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि फिर श्रीलंका और इंडिया का जो मैच है उसमें डिपेंड करता है कि मतलब एक सिचुएशन ये भी आ सकती है कि तीनों टीमों के बराबर पॉइंट्स हो जाए, श्रीलंका पाकिस्तान। अगर हम खुदा न खास्ता आज यानी आज जीतते हैं इंशाल्लाह, और श्रीलंका से खुदा न खास्ता हम हार जाते हैं, उसके बाद फिर ये कि श्रीलंका इंडिया का मैच भी वाइटल होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो आज जीतने के बाद मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक पाकिस्तान के लिए जो वो पाथ है वो आसान हो जाएगा। और यानी आपको लगता है कि अगर आज का मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाता है तो फाइनल में हमारी जगह बन जाएगी, क्योंकि रन रेट हमारा ऑलरेडी रन रेट बेहतर है। देखिए, अगला मैच आपका श्रीलंका से है, अगर आज का मैच जीत जाते हैं तो उसके बाद मेरा ख्याल है श्रीलंका से जीतना इतना मुश्किल नहीं होगा। गो के श्रीलंका होम कंडीशंस में बेहतर खेलती है, और अभी जैसे पिछले 2 मैचेस में उन्होंने परफॉर्म किया है वेरी वेल। लेकिन ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह आज का मैच जीता तो हमारी टीम का मोराल भी मोराल भी बुलंद होगा, कॉन्फिडेंट होगा। जब आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अप हो तो ऑब्वियसली आप खुलकर जरा खेल वो रहे सही है। होते हैं। लेकिन देखिए, एक बात बताऊं कि मोराल हो गया या कॉन्फिडेंस हो गया, ये चीज़ें एक तरफ होती हैं, आपकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो एक तरफ होती है। ठीक ये है। जज्बात वगैरह सारी चीज़ें मैटर करती हैं, बट असल चीज़ होती है कि आप एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं, सही। आपकी गेम के अंदर वहाँ पे परफॉर्मेंस क्या है, वो काउंट ये मैटर करता है। लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डिस्कशन इज कि अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो फाइनल में जगह बन जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच इमरान मानी साहब, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूज़, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप सब दुआएं करें कि अल्लाह करे पाकिस्तान आज का मैच जो है वो इंशाल्लाह जीत जाए। आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।